सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार। सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। ममता जी, आपको भी और सबको एक हेल्दी नमस्कार। क्या बात है, ये जो हेल्दी बात कही ना आपने, इससे मुझे जहन में अभी थोड़ी देर पहले सखी सहेली कार्यक्रम से पहले हमने सुना आप किसी से बात कर रही थी फोन पर और कह रही थी कि अरे विटामिन की गोली खाई कि नहीं खाई, ये क्या मामला है? किसी की आपने तबीयत सुन ली बात जी। घर में हमेशा बड़े बुजुर्गों को याद दिलाते रहना पड़ता है ना कि भाई आप ये चीज़ खा लेना, आप ये गोली ले लेना, और उन्हें किसी एक खास प्रकार की परेशानी है तो उसके लिए हम उन्हें वो गोली दे रहे थे, कुछ विटामिन डी की गोली। लेकिन दीपा जी, ये बड़े बुजुर्गों को तो याद दिलाना ही है, लेकिन खुद को भी याद दिलाना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल ऐसा नहीं कि बड़े बुजुर्गों में ही विटामिन की कमी होती है, बल्कि बहुत कम उम्र के, यहाँ तक कि बच्चों से, टीनेज के बच्चों में, युवाओं में और बड़े बुजुर्गों में तो होती है विटामिन की कमी, खास तौर से विटामिन डी की कमी। वजह यह है कि हम लगातार एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, या फिर बच्चे हैं तो स्कूल चले जाते हैं, सुबह से फिर लौटते हैं दोपहर बाद या शाम को, तो उन्हें धूप की एक कण भी नहीं मिलती है। बिल्कुल सही बात है। विटामिन डी सूरज की रोशनी में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एसी तो अब स्कूलों में भी होने लगे हैं, तो बच्चे और खेल के मैदान भी छोटे छोटे हो गए हैं, और उनका जब खेलने का वक्त आता है तब तक भरी दोपहरी हो जाती कई कई जगह, तो वो ले नहीं पाते। बहरहाल, लेकिन आज की जो हमारी खास दिन है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज आजाद हिंद दिवस है, तो क्या खास है आज के दिन, क्या हुआ था इतिहास में, तो वो जानेंगे। बिल्कुल, हम बताएंगे इसके बारे में, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर भी चर्चा होगी। हम नहीं चर्चा करेंगे, बल्कि हमने एक कलाकार को बुलाया है जी, जो हर फन मौला कलाकार हैं। वो विषय है डरिए मत डटे रहिए। कैंसर विजेता विभा रानी से बातचीत सुनाई जाएगी जी। और इसके अलावा क्या होगी? इसके अलावा देखिए, हम अपने बच्चों से नहीं उम्मीद कितना लगाते हैं ममता जी कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन खुद तो उस चीजों को हम अपनाते नहीं, वो करते नहीं, तो बच्चे सीखेंगे कैसे? तो भाई, बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले खुद को एक बार आईने में जाके खड़े होकर के सामने देख लेना चाहिए। सही बात है ना? और खुद को आईना दिखाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अभी तो हम सब खुद को और सबको आईना दिखा देते हैं, क्योंकि विटामिन डी की समस्या आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है। विटामिन डी की डिफिशियंसी हर किसी में पाई जाती है, और जब विटामिन डी की कमी होती है शरीर में, तो फिर कैल्शियम जो है वहाँ घुल नहीं पाता है, तो फिर कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। तो ये मिथ है लोगों के बीच कि हम कैल्शियम की गोली खाते रहेंगे तो जो हमारे हड्डियों की समस्या है, घुटनों की तकलीफ, हाथ की तकलीफ, ये सब ठीक हो जाएगी। तो इन सब की तकलीफों को दूर करने के लिए पहले विटामिन डी की समस्या को दूर करना बहुत जरूरी है। और आज है वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे। तो आयोडीन का हम ये जो खनिज पदार्थ है, ये हमारे शरीर में इसकी जरूरत क्यों है, कितनी है, और क्यों ये दिन मनाया जाने लगा है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसको वैश्विक आयोडीन की कमी या विकार रोकथाम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हर साल आज ही के दिन, यानी कि 21 अक्टूबर आज तारीख है, इस दिन इसका आयोजन होता है। और ये दिन मनाने का उद्देश्य है कि लोगों के बीच में आयोडीन क्या है, ये सूक्ष्म जो पोषक तत्व है, इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में जागरूकता बढ़े और लोग जाने कि हमारे शरीर में इसकी जरूरत क्या है। साथ ही में सही आयोडीन जो थायराइड में बनता है, ये खनिज, तो सही तरीके से कार्य करे, मस्तिष्क का विकास हो सके, ओवरऑल ग्रोथ भी बनी रहे, इन सब के लिए शरीर को आयोडीन की जरूरत होती है। और आयोडीन की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जी। इसकी समस्या बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाती है और बच्चे के अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए गर्भवती महिला है, उनके शरीर में आयोडीन की कमी है जी, तो बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, उनके गर्भ को खतरा होता है। इसके अलावा गर्भ में पल रहे बच्चे में विकास से जुड़ी समस्याएं पैदा होती हैं, बौद्धिकता की कमी हो जाती है, जन्मजात असामान्यताएं भी होती हैं, और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं जी। बिल्कुल, आयोडीन की कमी पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन में ये कहा गया है कि वैसे तो कई देश ऐसे हैं जिन्होंने आयोडीन युक्त नमक का व्यापक इस्तेमाल करके अपने यहाँ आयोडीन की जो कमी है उसकी समस्या को दूर करने में वे सक्षम हो गए, लेकिन अभी भी बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ आयोडीन की कमी देखने में मिल रही है।
और इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में साल 2013 में प्रकाशित एक अध्ययन से ये संकेत मिलता है कि भारत की आबादी को आयोडीन का खतरा है, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी में खनिज के तौर पर आयोडीन की कमी है, जिसकी वजह से हमारे देश में उगाए जाने वाले अलग अलग तरह के अनाज, दाल, फल, सब्जियां, सूखे मेवे और बीज में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होता है। जी बिल्कुल। अब ममता जी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी, क्योंकि सभी में आयोडीन की मात्रा बेहद कम है और इसीलिए आयोडीन की इस कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन को फोर्टिफाइड यानी मजबूत बनाए गए नमक को ये सप्लीमेंट के तौर पर लेना जरूरी, ऐसा डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये हो गया है। और आंकड़ों की अगर बात करें तो हम न्यूट्रिशन इंटरनेशनल, एम्स और इंडियन कोलिएशन फॉर कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर ने मिलकर एक सर्वेक्षण किया, जिसके अनुसार 2018 और 2019 में आयोडीन युक्त नमक का पर्याप्त मात्रा में सेवन करने वाले भारतीय परिवारों का प्रतिशत 82% हुआ है जी। और सर्वेक्षण से ये भी पता चला है कि आयोडीन युक्त नमक के बारे में जागरूकता शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है और सर्वे में शामिल अधिकांश प्रतिभागियों ने आयोडीन को लेकर जागरूकता फैलाने में इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया अभियानों को उपयोगी माना। जी, उन्होंने ये सब सुना, इंटरनेट के द्वारा उन्हें पता चला कि भाई ये क्यों जरूरी है और क्यों लेना चाहिए। अब ये आंकड़े तो कहने को देखो लगता है कि बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी अधिक जागरूकता फैलाने के लिए हमें भी जरूरत है कि जो आयोडीन का जो डिसऑर्डर है, इसके नकारात्मक प्रभाव पर हम पर, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को इसके दुष्परिणाम परिणामों को न भुगतना पड़े, इसलिए अभी भी हमें सतर्क और इस पर अधिक ज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो अब आयोडीन के बारे में थोड़ी सी बातें हम और करेंगे लेकिन आगे चलकर फिलहाल एक गाना सुन लेते हैं। जी। गंगा जमुना फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और ये जो महीना है अक्टूबर का महीना, ये ब्रेस्ट कैंसर महीना भी इस पे खास ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस माह के रूप में मनाया जा रहा है। तो चलिए हम रंगकर्मी, लेखिका, अभिनेत्री विभा रानी जी से ममता सिंह की बातचीत सुनते हैं।
दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी कलाकार हैं जो नाट्यकर्मी हैं, लेखिका हैं और कवित्री हैं, जिन्हें लाडली मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है और नेमीचंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जिनके नाटकों, कहानियों और कविताओं का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। वो कलाकार हैं जानी मानी लेखिका और नाट्यकर्मी विभा रानी। आज सखी सहेली के मंच पर हमने उन्हें आमंत्रित किया है। वो कैंसर नाम की बड़ी बीमारी से जीत कर आई हैं, यानी कि कैंसर वॉरियर। ये अक्टूबर महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना माना जाता है। आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में विभा जी को खास तौर से आमंत्रित किया है कि वो उन तमाम श्रोताओं से जुड़े जो कैंसर नाम की बीमारी से, ब्रेस्ट कैंसर नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं और जिन्हें ऐसी आशंका है, किस तरह से सजगता बरतनी है, किस तरह से जीतना है, कैंसर को किस तरह से हराना है, ये सब बातें वो आपको बताएंगे। तो विभा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार ममता जी, और मुझे भी विविध भारती में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को नमस्कार। ये जो कार्यक्रम है हमारा सखी सहेली, ये देश भर में सुना जाता है और मोबाइल ऐप के जरिए दुनिया में सुना जाता है। तो हमारी सखियों सहेलियों को बताइए कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर आपके जीवन में बहुत ही बेदर्दी से दखल दिया, तो ये कैसे हुआ, कैसे आपको पता चला और कैसे इससे आप जीत पाई? मुझे ये डायग्नोज तो 2013 में हुआ था, लेकिन इसके पहले मेरे बाएं ब्रेस्ट में एक छोटे से दाने के रूप में, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि चने के दाल के साइज का एक लंप आया था, जिसे मैं धीरे धीरे बढ़ता हुआ देख रही थी। अगर यूट्रस और ब्रेस्ट की बात होती है तो हम अक्सर गायनी के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो मैं भी वैसे ही जाती रही और वहां से हर बार यह मैसेज लेकर के आती रही कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। बल्कि एक बार तो उन्होंने कह भी दिया कि 40 की उम्र के बाद औरतों के देह में 74 गांठें निकलती हैं, किस किस गांठ को देखोगे। लेकिन वो लगातार वो ग्रो कर रहा था और पेनलेस था। मैं अपना सेल्फ चेकअप करती रहती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि सेल्फ चेकअप करते रहना चाहिए, तो ये एक सावधानी थी। बाद में फिर यही बात मैंने वो चेन्नई में भी दिखाया, वहां पे भी उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन मेरा मन खटकता था और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे में आकर के मैंने फिर से मैं गायनी के पास गई, तो वहां की एक नर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैम आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास यानी कैंसर डिपार्टमेंट में ही भेजेंगी, तो आप सीधे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए, वहां के ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट जो है उनसे आप दिखाइए। और फिर मैं वहां जाकर के मैंने दिखाया। वहां उन्होंने मुझे मैमोग्राफी, सोनोमैमोग्राफी और बायोप्सी ये सजेस्ट किया, और सजेस्ट करा करके मैं तो चली गई थी अपने ऑफिस के काम से भोपाल, और फिर वहां रात में मुझे पता चला कि हाँ रिपोर्ट पॉजिटिव है और मुझे कैंसर हो रखा है। फिर लौट करके आई, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा सूनर इज बेटर, लेकिन उस सूनर इज बेटर में भी मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पास ऑफिस के बहुत सारे काम थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और मैं नहीं चाहती थी क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, मुझे मालूम था लगभग साल भर लगेगा। तो मैंने वो सब सारे काम पहले टाए, ऑफिस को भी एक एट ईज करके, और उसके बाद फिर मैंने अपनी सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद केमो सजेस्ट हुआ तो 16 केमो करवाया। केमो के बाद रेडिएशन था, तो रेडिएशन के 31 सेशन थे तो वो करवाया, और उस सब के बाद लगभग 10 महीने लगे इन सबको करने में। और उसके बाद फिर मैंने अपना ऑफिस भी ज्वाइन किया और अपनी नॉर्मल लाइफ में आई। लेकिन उसके बाद से लेकर के 10 साल तक, अभी इस चीज को लगभग 10 साल हो गए हैं, 10 साल तक जो है वो फॉलो अप और ट्रीटमेंट वो चलता रहा, जो आज भी वो चल रहा है। आज भी मैं दवा खा रही हूँ। जी, ये जो आपने बताया, ये पूरी प्रक्रिया आपने बता डाली, बड़ा सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन मुश्किलें बहुत सारी रही होंगी। एक बार सुनते ही कि कैंसर है, कैंसर के नाम से ही लोगों को मानसिक धक्का बहुत जोर का लगता है। तो वो जो मानसिक पीड़ा थी आपकी, उस मानसिक पीड़ा को बताते हुए बताइए कि कैसे आपने मुकाबला किया। जब मैंने फोन किया घर पे और बताया गया कि हाँ रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो एक बार कलेजा धक से जरूर हुआ। लेकिन क्या था ना कि ममता जी, मैं बचपन से बहुत बीच बीच में कुछ मैं बीमार पड़ती रही थी, और जब भी कोई भी टेस्ट कराती थी, इन्वेस्टिगेशन, तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। तो इस बार
रिपोर्ट में कुछ आया तो मैंने तो सबसे पहले यही कहा कि चलो इस बार कुछ तो निकला। लेकिन हाँ, अभी मैं अपनी वो आत्मकथा, कैंसर की आत्मकथा लिख रही हूँ, तो अब मुझे समझ में आ रहा है उस सारे माहौल में मैं काम कर रही थी, ऑफिस के काम से भोपाल में गई थी, सारा काम मैं कर रही थी, लेकिन बीच बीच में मैं जैसे कहीं ऑफ हो जाती थी और ध्यान कैंसर पर चला जाता था। लेकिन फिर तब मैंने ये सोचा कि अब मुझे क्या करना, अब तो जो हो गया है, मुसीबत आ गई है, मुसीबत का सामना कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है, ये मेरी जद्दोजहद थी और उस पे मैंने काम किया। तो कैसे लड़ा जाता है, कैसे इस बीमारी से लड़ना चाहिए, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए खास तौर से बताइए। 3 चीजें कहूंगी। एक तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल। नीम हकीम खतरे जान में मत पड़िए, क्योंकि इस नीम हकीम खतरे जान में मैं अपने मामा जी को खो चुकी जी। इसलिए सबसे पहले जरूरी बात तो ये है कि कहीं अगर आपको कोई लंप निकले ब्रेस्ट में, या कहीं आपको कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है कि कई बार पस आता है, कई बार निप्पल अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, कई बार उसमें पेन होता है, सबके अलग अलग लक्षण होते हैं। तो अगर वैसा कुछ होता है तो बेखटके, बेसंकोच, बिना किसी संकोच के आप ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए। नॉर्मली आपको ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट मेल मिलेंगे, तो आप ये मत सोचिए कि अरे मैं पुरुष के सामने अपना ब्रेस्ट कैसे दिखाऊंगी। वो डॉक्टर आपका ब्रेस्ट नहीं देख रहा है, वो आपके ब्रेस्ट के भीतर कौन सी बीमारी है उसको खोजने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस हिचक से बाहर निकल करके बेखटके जाकर के उनको दिखाइए। फिर उसके बाद अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डॉक्टर कहते हैं उसको रिलीजियसली आप उसको फॉलो कीजिए, उसमें अपना इफ्स एंड बट्स मत लगाइए। और सबसे जरूरी है इन सब के ऊपर कि अपना मनोबल बनाए रखना। आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक मुसीबत आई है, उसे हटाना है। कैसे हटाना है, उसके लिए आपके सामने तमाम रीजन है। आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपके पति हैं, आपकी तमाम जिम्मेदारियां हैं। उन सब के लिए, अपने लिए ना भी जिए तो उन सब के लिए जिए, और उन सब के साथ जीते हुए अपने लिए जिए। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव बने रहना बहुत जरूरी है। हाँ, इलाज की जितनी जो दिक्कतें हैं, जो शारीरिक तकलीफें हैं, वो होंगी। वो तो एक सर्दी में, जुकाम में भी आपकी नाक बहती रहती है, तो आप क्या करेंगे? आपको तो उसको टॉलरेट करना होता है। तो इसमें भी आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन वो हिम्मत बनाए रखिए। तो किस तरह की जांच करवानी चाहिए? देखिए, एक तो आमतौर पर ये कहा जाता है, और डॉक्टर्स भी कहते हैं और हॉस्पिटल्स भी कहते हैं कि आफ्टर 40 हर महिला को अपना 1 साल या 2 साल में एक बार थॉरो हेल्थ चेकअप जिसे कहते हैं वो करा लेना चाहिए, जिसमें ब्रेस्ट और यूट्रस की जांच बहुत जरूरी होता है। मैमोग्राफी से आपका ब्रेस्ट में अगर कहीं कोई एबनॉर्मलिटी है तो उससे पता चलता है। मैमोग्राफी मस्ट होता है, जबकि हालांकि मैमोग्राफी बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस मैमोग्राफी मशीन को किसने बनाया, जिसने बनाया उसको कोई दया माया नहीं होगी, उसने ऐसा ये मशीन बनाया। ये डॉक्टर लोपामुद्रा हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, यूएस में रहती हैं, और उनसे मैंने यही सवाल पूछा था, अगर मैमोसोनोग्राफी करना ही है तो मैमोग्राफी क्यों किया जाता है? तो उन्होंने ही ये कहा था कि मैमोग्राफी करना इसलिए जरूरी होता है कि उससे हमें किसका ब्रेस्ट कैसा, कितना डेंस्ड है, इसका पता हमें चलता है, और उसके बाद फिर हम अगर उसमें कहीं कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो फिर हम मैमोसोनोग्राफी से फिर और उसको हम कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। जी। तो इसलिए मैमोग्राफी मस्ट है। उसमें तकलीफ है तो है, कुछ नहीं किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर से आप जीत कर आए बाकायदा, और अपने श्रोताओं को बता दें कि न केवल जीत कर आए बल्कि आप एक नई जिंदगी जी रही और बहुत ही इंथुजियास्टिक, बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ जी रही हैं। तो कुछ टिप्स हमारे श्रोताओं को दीजिए कि इस बीमारी से लड़ने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह की सजगता, किस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए? 2 तरह से मैं कहना चाहूंगी कि एक तो होता है मरीज जिसे ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर हुआ है, और दूसरे हैं उसके घर वाले। तो सबसे पहले तो घर वालों की हिम्मत और घर वालों का सपोर्ट पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो घर वालों को उसके लिए भी मेंटली तैयार होना होगा और उसे हर तरह का सपोर्ट देना होगा। कई पेशेंट को देखा कि उसे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, उसके पति उसे छोड़ के चले गए, या उसे घर में बंद कर दिया गया और अछूतों की तरह उसके साथ बिहेव किया गया, या किसी को पता नहीं चलने दिया गया कि हमारे परिवार में कोई कैंसर का मरीज है। हाँ, छुपाते हैं, कह रहे बता देंगे तो उसके घर में उसकी शादी नहीं होगी, ये होगा। तो ये सब जो रूढ़ियां हैं और बेफजूल बातें हैं, ये फिजूल की बातें, इन सब से निकलें सबसे पहले तो ये। दूसरी बात ये है, जैसे आप बहुत सारी चीजों की प्लानिंग पहले से करते हैं, तो उस तरीके से कैंसर की प्लानिंग के लिए आप
सबसे पहले इंश्योरेंस जरूर करवाएं, क्योंकि कैंसर चाहे जो कुछ भी हो बहुत खर्चीला रोग है, उसमें बहुत खर्च आता है। आप मेडिकल इंश्योरेंस में और स्पेशली कैंसर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, आज से और अभी से करना शुरू कीजिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आपको केमो और रेडिएशन देना है तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ब्लड काउंट होना जरूरी है, अदरवाइज आपका केमो किया नहीं जाएगा। ब्लड काउंट आपका सही रहे, इसके लिए खाने पीने पर ध्यान, आराम पर ध्यान, और दूसरे के अगर आप बहुत पब्लिक फिगर हैं तो पब्लिकली अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे केस में मेरे डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि आप कहीं नहीं जाएंगे, बस घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर, और उसके बाद आई प्रॉमिस कि यू विल रॉक द स्टेज, ये उनके वर्डिंग थे। क्योंकि केमो आपको अगर पड़ रहा है, केमो आपको बहुत कमजोर बनाता है, वो आपके कैंसर के सेल को मारता है, साथ साथ आपके हेल्दी सेल्स पर भी वो अटैक करता है। रेडिएशन भी उतना ही सेंसिटिव है। जब मेरा रेडिएशन हो रहा था तो मुझे डॉक्टर ने पहले ही बताया कि चूंकि आपका ब्रेस्ट लेफ्ट साइड का आपका कैंसर है, यहाँ हार्ट है, तो बहुत छोटी छोटी सारी नसों को बचाते हुए मुझे आपको रेडिएशन देना है। तो वो जितनी सावधानी बरत रहे हैं उतनी सावधानी हमें भी बरतनी होगी। और दूसरी बात महिलाओं के लिए खास तौर से कि डायरेक्ट हीट में ना जाएं। डायरेक्ट हीट का मतलब मुझे जो डॉक्टर ने बताया था कि आप धूप में ना जाएं और किचन में ना जाएं। जबकि मैंने उनसे पूछा भी था कि आप तो कहते हैं कि महिलाएं जा सकती हैं 1 घंटा किचन में, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन महिलाओं को कहा है कि जो आकर के रोने लगती हैं कि मेरे घर में खाना कौन बनाएगा, उन महिलाओं से मैं यहाँ इस विविध भारती के इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगी कि प्लीज आप कुक बनना कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। आपके परिवार में या हमारे परिवार में भूख ऐसी चीज है कि बिना खाए कोई नहीं रह सकता है जी। लेकिन आप बना के वहां किचन में जाकर के डायरेक्ट हीट से घंटा घंटा भर आप रहेंगी तो उसमें आपकी जान को खतरा है। आप मर जाएंगे, उसके बाद भी लोग खाना तो खाएंगे ना। आपके सोग में तो ऐसा तो है नहीं कि लोग खाना त्याग करके अपनी जान दे देंगे। तो अपना बचाव खुद कीजिए और थोड़ा सा जजमेंटल होकर के और थोड़ी सी समझदारी से अपनी कैंसर से निपटने की, उससे निजात पाने की तैयारी जरूरी है। जी, अपनी जो निराशाएं हैं, अपने जज्बात को साझा करने के लिए आपने 2 किताबें लिखी। जी, थोड़ा सा जिक्र कीजिए। कैंसर बहुत आपको अवसाद में भी ले जाता है। आपको लगने लगता है इतनी बड़ी बीमारी हो रही है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, घर के सारे लोग परेशान हैं। हम ये मानते हैं कि आपको अगर उसमें रुलाई आ रही है तो आप रो लीजिए। आप अगर किसी के सामने नहीं रो सकती हैं तो बाथरूम में जाकर रो लीजिए। मैं भी रोई थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रोई थी, इतनी ज्यादा मजबूत मैं भी नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि मुझे करना क्या है। मैंने उन सब अवसादों को कम करने के लिए कविताएं लिखनी शुरू की थी। उस समय मैं छोटे छोटे रील्स बनाती थी। मैंने अपने घर में अवितोको रूम थिएटर के तहत प्रोग्राम करवाने शुरू किए थे और लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया था। तो आपसे भी हमारा यही कहना रहेगा कि आप जो भी करना जानते हैं, आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है किताब पढ़िए, आपको भजन गाना अच्छा लगता है भजन गाइए, आपको हंसना अच्छा लगता है हंसिए, आपको किचन का काम करना अच्छा लगता है तो किचन का काम कीजिए। आप बाहर बैठ करके चावल चुन दीजिए, सब्जी काट दीजिए, आटा गूंद दीजिए और अपने आप को एंगेज भी रखिए और अपने आप को भरपूर आराम दीजिए, क्योंकि यही आपका समय है। मैं ये मान के चलती हूँ कि जैसे एक बच्चे को भी पैदा होने में 9 से 10 महीने लगते हैं, वैसे ही हमारा पुनर्जन्म होने में इतना समय लगता है। तो उस समय को आप अपने विकास में, अपनी बेहतरी में लगाइए। जी, किताब जो लिखी है कविता की किताब है, अगर 2 लाइन याद हो तो सुनाइए हमारे श्रोताओं को। कविता सुनाने के पहले एक बात मैं आपको और कहूंगी कि कैंसर के नाम पे हम सब लोग डरने लगते हैं और ये जितने कैंसर से जो गए हैं उनको हम याद करने लगते हैं और हमेशा एक नेगेटिव माहौल बनाते हैं। लेकिन जो सर्वाइवर हैं तो सर्वाइवर की तरफ भी देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं आज जितना कर रही हूँ वो कैंसर होने के कारण और दुगने उत्साह से और दुगने एनर्जी के साथ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जिंदगी का एक सत्व मिला कि जो भी है बस यही एक पल है। क्या बात है। तो उस बात को लेते हुए मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। आपने कहा ना कि अवसाद और ये कैंसर एक सिंड्रोम भी है। हमेशा घिरी रहती हूँ एक सिंड्रोम से, हमेशा घिरी रहती हूँ एक सिंड्रोम से। आया कैंसर, आया कैंसर, जैसे ही दुखता है पेट, पीठ, पैर, गला, जैसे ही दुखता है पेट, पीठ, पैर, गला, दिखा लेती हूँ डॉक्टर को तत्पर, खुश हो जाती हूँ रिपोर्ट को
पाकर नाचने लगती हूँ मेघनाथ साहा के गीत पर। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माई माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। और यह लड़ाई और यह जिद ही तो है जो बन गई है संजीवनी मेरी, जो बन गई है संजीवनी मेरी। क्या बात है, सलाम करते हैं आपके जज्बे को। मैं यहाँ एक चीज और बहुत जरूरी है इस बात को मेंशन करना कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर तो है ही, आजकल पुरुषों में मेल ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसलिए मैं वही सेल्फ चेकअप और इन सब बातों की ओर पुरुषों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आप भी अपने ब्रेस्ट की चेकअप और सेल्फ टेस्ट आप जरूर करते रहें बीच बीच में। और जैसे ही अगर आपको कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखती है अपने ब्रेस्ट में तो आप जरूर तुरंत आप ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं और वहां से ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है और इस पर हमारा ध्यान जाना बहुत बहुत जरूरी है। क्या बात है, बड़ी जरूरी बात आपने बताई है और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता जरूर इस ओर सजग होंगे। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना माना जाता है, तो इस महीने को सिर्फ एक दिन के रूप में, एक महीने के रूप में याद करके छोड़ नहीं देना है, बल्कि हमें साल भर अपने प्रति सजग और सचेत रहना है। विभा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और कैंसर अवेयरनेस से जुड़ी हुई इतनी जरूरी बातें आपने बताई, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ममता, और विविध भारती का बहुत आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं अपनी सभी श्रोताओं से अनुरोध जरूर करूंगी कि कैंसर। अभी आप सुन रहे थे रंगकर्मी लेखिका अभिनेत्री विभा रानी से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों, आपको ये जो बातचीत थी ये कैसी लगी, और क्या आपको या आपके कहीं पे जान पहचान के लोगों में अगर इस तरह से कोई जूझ रहा है कोई बड़ी बीमारी से, तो उन्हें कितना प्रोत्साहन मिलेगा, जरूर उनको सुनवाइएगा ये वाला इंटरव्यू। और आपको इस वक्त जरूरी थी ये बातचीत, ये भी आप बता सकते हैं जी, क्योंकि कई बार कुछ लोगों की बातचीत हमारे जीवन की प्रेरणा बन जाती है। बिल्कुल। और इस मुद्दे पर, इस ओर बहुत सारे लोग अभी भी सचेत नहीं होते हैं, सजग नहीं होते हैं। अगर कहीं कोई डिसऑर्डर होता है शरीर में तो वो सोचते हैं कि ठीक है, दिखा लेंगे, कोई बात नहीं, अरे ये सब होता रहता है। तो ये छोटी मोटी बात है, इस तरह टाले नहीं जी। और एक संदेश आया है ममता जी कि कैंसर नाम से ही मन बहुत डर जाता है। कैंसर हुआ नहीं कि समझ लेते हैं कि बस आखिरी दिन आ गए। जिस किसी को ये रोग होता है उसको ये समझना बहुत मुश्किल होता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसके इलाज के तरीकों से बहुत परेशानी होती है, इसका बड़ा खौफ होता है, फिर भी बहुत लोग इसका डटकर सामना करते हैं, जैसे कि विभा रानी जी ने किया। उनकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होती है। कुछ तो बीमारी और कुछ तो डर से भी व्यक्ति इस बीमारी को झेल नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि आप जिंदा दिली के साथ डटकर इसका मुकाबला कीजिए और हर दिन खुलकर जिए, तो आप इस जो असाध्य रोग को जिसे मानते हैं अभी भी, जो कि है नहीं, इससे हम उबर सकते हैं। क्योंकि अब मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, तो अब इस बीमारी पर बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ, विजय पाई जा सकती है, जिस तरह से विभा रानी ने विजय पाई है। और उन्होंने न केवल विजेता के रूप में विजय पाई है, बल्कि वो अभी भी लगातार, मतलब बीमारी के बाद भी लगातार अपने जीवन में हर क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। और अब सखी सहेली कार्यक्रम में हो चला है एक ब्रेक लेने का वक्त।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। जी, और आज बड़ी दिन है खास, जैसे कि हमने अभी आयोडीन के कमी के दिवस के बारे में जानकारी ली। आजाद हिंद दिवस है आज। 21 अक्टूबर 1943 को निर्वासित भारतीयों ने सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक निर्वासित सरकार के रूप में स्वतंत्र भारत की अंतरिम यानी कि प्रोविजनल एक सरकार की स्थापना की थी। इसे आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा गया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के जवानों को ये संदेश दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये सभी बच्चों को ये नारा दिया जाता, सिखाया जाता है। और खास बात यह है दीपा जी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आजाद हिंद फौज से जुड़ी महिला सैनिकों पर पूरा विश्वास करते थे। वे इस बात को मानते थे कि महिलाओं के योगदान से स्वतंत्रता जल्द हासिल हो पाएगी। उनके फौज की पहली महिला सदस्य थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो झांसी रेजिमेंट की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जी बिल्कुल। और इसकी स्थापना जो इंपीरियल जापान से वित्तीय, राजनीतिक और सैन्य सहायता के साथ की गई थी इस आजाद हिंद फौज की। और इस राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व, जैसे कि सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किया, जिन्हें आजाद हिंद के सदस्य नेताजी कहते थे। और इसका उद्देश्य जो उनकी धुरी शक्तियां थी उसका पक्ष लेना था, ताकि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त किया जा सके। और ये भी बता दें कि आजाद हिंद सरकार की अपनी अदालत थी, नागरिक संहिता और मुद्रा थी। इसकी अस्थायी राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, जबकि निर्वासित राजधानियां रंगून और सिंगापुर थी। जी, नेताजी खुद प्रधानमंत्री थे और S.A. अय्यर प्रसारण और प्रचार मंत्री थे, और कई सचिव और सलाहकार भी इनके सरकार में हुए। अब एक गाना सुनते हैं इसी बात पर। फिल्म है बोस द फॉरगॉटन हीरो। बोल हैं जावेद अख्तर के।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और ये हमने बोझ द फॉरगॉटन हीरो फिल्म का गाना अपनी सखियों और सखाओं को सुनाया। आज तो देखिए टिप्पणियों की बाढ़ सी आई हुई है, और हमने एक मुद्दा अपने श्रोताओं को दिया था, बच्चों को कैसे सीख दें। बच्चों को सीख देने से पहले खुद को भी आईना दिखाएं। और कैसे आईना दिखाएं? कई बार क्या होता है दीपा जी कि हम खुद ऐसा कुछ कर रहे होते हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि धूम्रपान घर के लोग करते हैं और बच्चों को कहते हैं कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। खुद बैठे लगातार सिनेमा देख रहे होते हैं और बच्चों को कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, दिन में 2-2 पिक्चरें देखना जरूरी नहीं है, टेलीविजन के सामने मत बैठो। और फिर कहते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर से दूर रहो, मोबाइल लगातार मत लो हाथ में, और खुद लगातार मोबाइल में डूबे रहते हैं। तो अब ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चा छोटा है तो वो उसके मन में शंका आने लग जाती है कि कर तो खुद रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। और देखिए, अब जो सभी हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं माता पिता, और उनके व्यक्तित्व पर भी ये निर्भर करता है कि बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। यही बात पेरेंट्स खुद कैसे अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों के सामने। यही बात तो हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है जी। ऐसा कुछ तो हमें पढ़ के सुनाइए ना। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अधिकांश बच्चे अपने ही घर में माता पिता से अच्छी बुरी बातें सीखते हैं। वे अपने आसपास के लोगों के माहौल से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। अगर उनको किसी बात के लिए रोका टोका जाता है तो अक्सर ये कहते हैं कि आप भी तो यही करते हो। बच्चों के सामने बहुत सोच समझकर अपनी कहनी और करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए क्या बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मन की बात ही कह दी। जैसे कि एक और ये देखिए संदेश आया है कि भाई आईना तो सभी देखते हैं और सजते संवरते भी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त उस आईने से और कोई कार्य करने में प्रायः असमर्थ ही रहते हैं। लेकिन ये जिंदगी है जो समय समय पर हमें आईना दिखाया ही करती है। फिर जब ये जिंदगी हमें अपने आईने को दिखाती है तब तक चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाती है, और हम इस परिस्थिति में स्वयं को सचेत करना चाहिए। फिर खासकर बच्चों के मामले में तो हमें और भी ज्यादा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, अनुकरणीय भी हुआ करते हैं। ऐसे में जब वे अनुकरण करते हैं तो हमें उनके समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वे एक आदर्श नागरिक बन सके। नहीं तो हमारी त्रुटियों का अनुकरण करते हुए हमारे जैसा ही बनेंगे। और इस दृष्टिकोण से उन्हें कुछ उपदेश देने से पहले स्वयं को उस तक खरा उतरना चाहिए जिससे हमें उपदेश न लगे। तो भाई सच में इतनी सारे हमें अनुकरण और उपदेश वाली बात जब हम बहुत ज्यादा बच्चों को समझाने का भी लेकिन एक तरीका होता है ना ममता जी, हर बार हर चीज उपदेशीय तरीके से तो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, कहानी है, कविता है, फिल्मों की कहानी है जी, फिल्में हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाएं हैं जो हम बता दें उन्हें, और जिससे वो खुद ही समझ जाएं कि जैसे क्या होता है कि जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर होते हैं जी, तो जल्दी है, हड़बड़ी है, जब खुद ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे तो बच्चे से कहेंगे कि नहीं, सिग्नल पे वेट करना चाहिए, ग्रीन सिग्नल का, तो बच्चे नहीं सीखेंगे। बल्कि अगर सिग्नल पर आप खड़े हैं और बगल में कोई ऐसा है जिसने हेलमेट नहीं लगाया है, तो आप अपने बच्चे से कहिए कि देखो उसने हेलमेट नहीं लगाया है, क्या इन्हें हम समझा सकते हैं क्या? इस तरह से आप बच्चे के अंदर भरते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। और हाँ, उपदेश जो देने की बात आई कि हम दूसरों को समझाएं, हम कई बार कहते हैं कि अनावश्यक बोलना या बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता है, और अगर हम दूसरों को कहेंगे तो अमल तो खुद पे भी करना चाहिए, खुद पे भी करना चाहिए। और वो जो कहते हैं ना कि उंगली जब दूसरों पे उठती तो 3 उंगली खुद पर उठती है। तो इस समय क्या करें? फिर एक गीत सुन लेते हैं, शुरू हो चुका है गाना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना।
गली कहाँ नशे में भरी भरी। चुराऊं मैं दिल तेरा, जिगर भी नहीं मेरा, उम्र भी नहीं मेरी। चुराऊं मैं दिल तेरा, जिगर भी नहीं मेरा, उम्र भी नहीं मेरी। ओए बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल, हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। ये क्यों दिल पे हाथ है, वो क्या ऐसी बात है, हमें भी बताइए। ओ भला इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आइए। भला इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आइए। हो के बेहाल बाल माँ, ये शतरंजी चाल, हो तेरा क्या कहना। हो के बेहाल बाल माँ, ये शतरंजी चाल, हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। तमन्ना थी कम से कम कोई फूल बन के हम तेरी जुल्फ चूमते। रही आरज़ू सनम, तेरा रूप लेके हम शराबी से झूमते। रही आरज़ू सनम, तेरा रूप लेके हम शराबी से झूमते। ओए बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल, ओ तेरा क्या कहना। बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल, ओ तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। अरे ओ गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, ओ तेरा क्या कहना। तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। ओपी नैयर का संगीत था। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है दीपा जी, आप जी ढूंढ रही हैं, जी, मैं खंगाल रही हैं टिप्पणियां, लेकिन ये देखिए कि आपके पास तो तैयार है ना? इसमें क्या लिखा है वो मैं पढ़कर सुना रही हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई ये जो विषय है बाल मानस मेरा प्रिय विषय है। मेरे बच्चे की जब 10वीं कक्षा शुरू हुई तो हम सब ने घर के टीवी और केबल को अलविदा कह दिया। पूरे परिवार ने 2 साल तक 0 टीवी का व्रत रखा। क्या बात है भाई। आज वो विश्व की टॉप 5 कंपनी में से एक बड़े पद पर आनंद पूर्वक, सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर। उसने भी हमको श्रेय दिया कि अगर टीवी नहीं था तो अभ्यास में संपूर्ण ध्यान लगा था। सभी अभिभावकों को अमल करना चाहिए। ये तो कितनी बड़ी बात है कि भाई 2 साल तक टेलीविजन के पर्दे से आप दूर रहे। तो ये सही बात है कि अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बगल वाले कमरे में बैठ के टेलीविजन के पर्दे से चिपके रहें और मोबाइल में, और बच्चे को कहें कि भाई तुम सिर्फ किताबें पढ़ते रहो। बिल्कुल। और जब उन्होंने कनेक्शन ही हटा दिया पूरे घर से, तो बच्चों को भी पता है कि माता पिता भी अब कहीं और कुछ काम में व्यस्त हैं, तो वो अपना कहीं मनोरंजन नहीं कर रहे हैं और हमसे नहीं
नहीं कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है दीपा जी कि जब इन्होंने कनेक्शन हटाया होगा तो 10th में पढ़ने वाले बच्चे की ओर से जरूर विरोध हुआ होगा कि अरे मम्मी पापा आपने ये क्या किया, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज जब वो बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं तो उनको भी एहसास हो रहा होगा। बिल्कुल। और ये बच्चों को सीख से पहले एक ये संदेश है कि कुछ बातों का ध्यान हमें भी रखना चाहिए। ये कहते हैं गुस्सा आने पर खुद को शांत करने के लिए एक कदम पीछे खींच लें, अपने बच्चे से दूर कहीं देखें और कुछ गहरी सांस लें। और पढ़ने के लिए जगह का माहौल चेक करें कि कुछ डिस्टर्ब करने वाली चीज तो नहीं है। अगर आपका बच्चा मोबाइल देख रहा है तो आप भी कुछ और काम कर ले। मतलब बार बार उनका ये कहना है कि टोका टाकी, मतलब बहुत उसे टोके ना। बच्चा हमेशा आपको देखकर काम करना सीखता है। अगर आपकी बातचीत में कनेक्शन नहीं बन रहा है तो बच्चे आपका ध्यान पाने के लिए बुरा बर्ताव कर सकते हैं। तो ये भी होता है कभी कभी कि माता पिता अगर नहीं सुन रहे हैं बात तो बच्चे कुछ अलग तरीके से, यानी रोषपूर्ण तरीके से वो फिर अपना ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि धीरे बात किया करो। अगर हम खुद चिल्लाकर बात करेंगे तो बच्चे भी हमें देखकर चिल्लाएंगे। इसीलिए जारी है कि बच्चों को कुछ सीखने से पहले आप स्वयं उसे अमल करें, तब बच्चों को सिखाएं, क्योंकि बच्चे वही देखते हैं, सीखते हैं जो वो देखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आईना तो रोज देखते हैं, आईना देखकर तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात उस आईने की नहीं है। वो जो मन का आईना होता है ना, दिमाग का आईना होता है, आज हम उसकी बातें कर रहे हैं कि जो मन का आईना होता है उसमें खुद को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है कि बच्चों को शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और बौद्धिक के तीनों रूप से विकसित होने में माता पिता को मदद जरूर करनी चाहिए। जैसे अब शारीरिक की बात अगर करें तो अगर खुद कसरत नहीं करेंगे या खुद ध्यान प्राणायाम में नहीं बैठेंगे और फिर बच्चे को बोलेंगे कि नहीं तुम 10 मिनट के लिए देखो, प्राणायाम किया करो, क्योंकि इससे ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगा तो आपकी पढ़ाई में मदद मिलेगी, आपको अच्छे से ध्यान रहेगा, हर चीज आप अच्छे से लिख सकेंगे, याद रख सकेंगे। लेकिन वहां बहुत जरूरी है कि पहले आप सुबह उठ करके रोज करें और समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ वक्त के बाद खुद आपका बच्चा वो चीज करने लग जाता है। मतलब जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आप अनुशासित जीवन जी रहे हैं तो बच्चे भी अनुशासित होते हैं। अगर आप डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं, समय से उठना, समय से जागना और समय से सोना और समय से दफ्तर पहुंचना, ये सब जब बच्चे देखते हैं कि आप हड़बड़ी में भाग रहे हैं, टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। बिल्कुल। और हम भी थोड़ी सी अमल कर लें अपनी बातों पर और गाना सुनवा देते हैं। चलिए। दीदी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं।
शाबाश मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा, मीठी मीठी। तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा। शाबाश मीठी मीठी बातों से, मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से बचना जरा। बिल्कुल। और कुछ संदेश हमारे महत्वपूर्ण थे, बाकी रह गए, जैसे कि आयोडीन की कमी की इसके बारे में, आयोडीन की कमी से भी बचने की मैं कह रही थी वो बात कि उससे भी बचना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शरीर क्या होता है, अगर आयोडीन की कमी है तो तमाम तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। जी, जैसे कि थायराइड हार्मोन का उत्पादन आयोडीन के स्तर कम होने से होता है। माना जाता है कि थायराइड हार्मोन चयापचय, विकास और अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है। शरीर में आयोडीन के बिना पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने में असमर्थता होती है और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आयोडीन की कमी तब होती है जब शरीर को पर्याप्त आयोडीन नहीं मिलता है, और कई बार लक्षणों में थायराइड का बढ़ना भी देखा जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आयोडीन की कमी दुनिया भर में मानसिक और विकासात्मक विकलांगता के सबसे रोकथाम योग्य कारणों में से एक है। और ये भी लिखा है कि जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जाता है हमारे देश में सरकार द्वारा, और कई कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। अगर आपको आयोडीन की कमी है तो आप नमक का सेवन करें, उससे कई रोग भी हो सकते हैं नमक की कमी से। और दिन में हड्डियों में, मतलब ये कुछ इस तरह से कहना चाह रहे हैं, दिन में जो सूरज की रोशनी होती है, जो धूप मिलती है, उससे भी आपकी समस्या बढ़ती है अगर आप नियमित रूप से धूप नहीं लेते हैं। और आयोडीन की कमी से हड्डियों में सूजन भी आ सकती है, तो ये भी ख्याल रखना चाहिए आप सभी को। जी, एक और संदेश है कि गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी में गर्भपात, मृत्यु जन्म और जन्मजात सामान्यताएं हो सकती है। आयोडीन की कमी से मानसिक दुर्बलता भी हो सकती है। और जो इंटरव्यू सुनाया था ममता जी विभा रानी जी से, जो कैंसर विजेता रही हैं, तो उसके बारे में भी कई संदेश आए हैं। ये एक संदेश आया है कि कितनी अच्छी कैंसर के बारे में जानकारी दी और हर अच्छाई से बताई। हमारे घर के पास में भी एक महिला है और अब वो ठीक है, और वो भी कैंसर से ही ठीक हुई हैं और बहुत संघर्ष किया उन्होंने और इस बीमारी से उन्होंने जीत पाई है। साथ में एक और संदेश है कि नाट्यकर्मी विभा रानी जी से बातचीत और उनके द्वारा पूर्ण संयम से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में विस्तृत जो जानकारी दी गई और उनकी सकारात्मक सोच सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमें वो कहती हैं कि भाई हमेशा डटे रहिए, बने रहिए और जिंदा दिल रहिए, तो ये बात उन्हें बहुत भाई है। एक श्रोता ने और लिखा है कि विभा रानी का धन्यवाद इस बात के लिए कि इतनी सारी जानकारी दी, और विविध भारती परिवार का शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का कि आपने ध्यान से सुना और त्वरित प्रक्रिया दिया। और सचमुच बहुत जरूरी है ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयरनेस, कैंसर नाम की बीमारी के प्रति सजगता। लेकिन चूंकि अक्टूबर महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महीना माना जाता है, तो ये खास मकसद है इसका कि आप सभी सजग और सचेत रहें। और इसमें बड़ी मुद्दे की बात विभा रानी ने ये भी बताई कि अभी महिलाओं के साथ साथ ये पुरुषों में भी बीमारी बढ़ रही है, तो इसमें इस पर सचेत होने की बहुत जरूरत है। फिलहाल एक गाना सुनते हैं। मैं वही दर्पण वही
दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।